हाँ, गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम आपके पाठ्यक्रम में पाठ 2 कविता पतंग पढ़ाने जा रहे हैं। इस कविता के कवि आलोक धनवा जी हैं। तो आलोक धनवा जी जो कि आपके पाठ्यक्रम में जो कविता दी गई है उसके संदर्भ में आज हम आप लोगों को रूबरू करवाएंगे। आलोक धनवा का सबसे पहले इनका जीवन परिचय, इनके व्यक्तित्व और कृतित्व से हम अवगत होंगे कि इनका व्यक्तित्व कैसा रहा, कहाँ पैदा हुए और इनकी रचनाएं क्या रही, कौन से पुरस्कार प्राप्त किए। तो आलोक धनवा जी के जन्म के बारे में सबसे बड़ी बात यह है कि आज भी ये हमारे बीच में मौजूद हैं। जन्म इनका सन 1948 में मुंगेर बिहार में हुआ। इनकी प्रमुख रचनाएं, पहली कविता इनकी जनता का आदमी बहुत ही लोकप्रिय रही उस समय। फिर 1972 में प्रकाशित, इसके बाद भागी हुई लड़कियां, ये भी बहुत ही प्रसिद्ध कविता इनकी रही। ब्रूनो की बेटियां, दुनिया रोज बनती है, एकमात्र संग्रह है। जो इनका एकमात्र संग्रह प्रकाशित हुआ वो है दुनिया रोज बनती है। प्रमुख सम्मान राहुल सम्मान, बिहार राष्ट्र भाषा परिषद का सम्मान, साहित्य सम्मान, बनारसी प्रसाद भोजपुरी सम्मान और पहल सम्मान। इस प्रकार से आलोक धनवा जी अनेक सम्मानों से सम्मानित हुए। आज भी सोशल वर्क कर रहे हैं। तमाम विश्वविद्यालयों में जाकर के विद्यार्थियों को अपनी कविता के माध्यम से मोटिवेट करते हैं। तो एक सोशल वर्कर के रूप में भी इनकी पहचान हमारे देश में है। साहित्य के क्षेत्र में इनके कार्य, इनकी कविताएं, इनका काव्य संग्रह बहुत ही सराहा जाता है। काव्य संग्रह के अलावा वे पिछले 2 दशक से देश के विभिन्न हिस्सों में सांस्कृतिक एवं सामाजिक कार्यों में लिप्त हैं, सक्रिय रहते हैं। उन्होंने जमशेदपुर में अध्ययन मंडलियों का संचालन किया है और रंगमंच साहित्य पर भी कई राष्ट्रीय संस्थानों एवं विश्वविद्यालयों में काम कर रहे हैं। तमाम विद्यार्थियों को साहित्य की गतिविधियों में उनको प्रोत्साहित करते हैं। रंगमंच में भी इनका सक्रिय योगदान है। इस प्रकार से कवि आलोक धनवा बहुत ही सक्रिय कवियों में इनकी गणना की जाती है। और इनकी जो कविता पतंग आपके सिलेबस में ली गई है, निसंदेह युवाओं के लिए, विद्यार्थियों के लिए बहुत ही मोटिवेटेड कविता है। बहुत बड़ा मोटिवेशन मिलता है। विशेष तौर पर जब बालक बचपना से युवा अवस्था में जाता है तो उसकी जो उसके अंदर कल्पना शक्ति होता है, जो उत्साह होता है, उमंग होता है, उल्लास होता है, ये कविता उन सब भावनाओं को, इमोशंस को प्रकट करने वाली कविता है। तो आइए हम इस कविता का सारांश देख लेते हैं कि इस कविता में कवि ने किन भावनाओं को प्रकट किया है। यूं तो कवि जब कविता लिखता है तो उसकी व्याख्या नहीं लिखता, लोग व्याख्या अपने स्तर से उसकी व्याख्या करते हैं। तो कवि ने इस पाठ्य पुस्तक में जो पतंग कविता है, यह एकमात्र संग्रह का हिस्सा है। यह एक लंबी कविता है, बहुत बड़ी कविता है, जिसके तीसरे भाग को पाठ्य पुस्तक में शामिल किया गया है। बहुत बड़ी कविता है, कई पेज की कविता है। उसमें तीसरे भाग को आपके सिलेबस में रखा गया है। इस कविता में बाल सुलभ इच्छाओं और उमंगों का सुंदर चित्रण किया गया है। बाल सुलभ इच्छाएं क्या होती हैं? बच्चों की जो इच्छाएं होती हैं, जब मौसम बदलता है, ऋतुएं बदलती हैं, तो बच्चों के जो अंदर जो उत्साह पैदा होता है, उस उत्साह को इस कविता में समायोजित किया गया है, निहित किया गया है, जिसके प्रकृति के क्रियाकलापों में आए परिवर्तन को अभिव्यक्त करने के लिए सुंदर बिंबों का प्रयोग किया गया है। बहुत अच्छे नए बिंब और प्रतीक के माध्यम से कवि अपनी भावनाओं को इसमें प्रकट किया है। आसमान में उड़ती हुई पतंगे ऊंचाइयों की एक हदें हैं, लेकिन मन बाल सुलभ इच्छाओं की कोई हदें नहीं है। तो कवि ने पतंग के माध्यम से बाल सुलभ इच्छाओं को बहुत ही प्रबल बताया है कि बच्चों की इच्छाओं की कोई सीमा नहीं होती, जिन्हें छूना चाहता है
और उसके पार जाना चाहता है। बच्चा जैसे पतंग के माध्यम से आसमान का सैर करना चाहता है। वो पतंग जो है बच्चों की इच्छाएं हैं, रंग बिरंगे पतंग जो है वो बच्चों की बाल सुलभ इच्छाएं हैं। उन पतंगों के माध्यम से आसमान का सैर करना चाहता है। कविता धीरे धीरे बिंबों की एक ऐसी दुनिया में ले जाती है, नए नए बिंब, नए नए प्रतीक के माध्यम से बच्चों की एक अनोखी दुनिया में ले जाती है, जहां शरद ऋतु का चमकीला इशारा है। जैसे जब आषाढ़ बरसात ऋतु समाप्त होती है तो धीरे धीरे अक्टूबर और नवंबर के समय में शरद ऋतु प्रवेश करता है। तो ऐसा लगता है कि जैसे समय परिवर्तित हो रहा है, ऋतुएं परिवर्तित हो रही है, बच्चों की बाल सुलभ इच्छाएं जो है और बलवती होती जा रही हैं। जहां शरद ऋतु का चमकीला इशारा है, शरद ऋतु लगता है कोई इशारा दे रहा है, बच्चों के अंदर उमंग पैदा करने के लिए इशारा दे रहा है। जहां तितलियों की रंगीन दुनिया है, रंग बिरंगी तितलियां, शरद ऋतु ज्यों ही, बरसात ऋतु ज्यों ही समाप्त होता है, शरद ऋतु के आगमन और वर्षा ऋतु के समाप्ति के बीच में अनेक प्रकार के रंग बिरंगी तितलियां आसमान में उड़ने लगती हैं। इन रंग बिरंगी तितलियां, जहां तितलियों की रंगीन दुनिया है, दिशाओं के मृदंग बजते हैं, जहां छतों के खतरनाक किनारों से गिरने का भय होता है। बच्चे आसमान में पतंग उड़ाने के लिए छतों पर जाते हैं ताकि पतंग अधिक ऊंचाई प्राप्त कर सके। तो उनको जरा सा भी छत से गिरने का भय नहीं होता। क्यों भय नहीं होता? क्योंकि उनकी इच्छाएं बहुत बलवती होती हैं। उनको ये ध्यान ही नहीं रहता कि छत से गिरेंगे तो हमारा क्या होगा। तो इनके दिशाओं के मृदंग बजते हैं, जहां छतों के खतरनाक किनारों से गिरने का भय है, तो दूसरी ओर भय पर विजय पाते बच्चे, क्योंकि बड़े जो होते हैं, जो प्रौढ़ावस्था पहुंच जाते हैं, वो भय से आक्रांत होते हैं, डरे होते हैं, इसीलिए वे अपनी इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाते। और बच्चों के अंदर भय से लड़ने की क्षमता होती है, उनकी इच्छाएं, उनका उल्लास, उनका उमंग, गिर गिर कर संभलते हैं वो। ऐसा नहीं है कि गिरते नहीं, गिर गिर कर संभलते हैं और पृथ्वी का हर कोना खुद ब खुद उनके पास आ जाता है। वे हर बार नई नई पतंगों को सबसे ऊंचा उड़ाने का हौसला लिए फिर भादों के बाद के शरद की प्रतीक्षा कर रहे हैं। क्या भी उनके साथ है, वो इस बात के, इस विश्वास के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं कि शरद ऋतु आया है, एक नया सवेरा पैदा हुआ है, एक नया सवेरा सूर्य उगा है। इसके तहत अब आइए हम लोग जो है सीधे कविता पर पहुंचते हैं। कविता देखिए, एक बार इसका वाचन कर लेते हैं। सबसे तेज बौछारें गई, भादो गया सवेरा हुआ, खरगोश की लाल आंखों जैसा सवेरा, खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, शरद आया फूलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल पे चलाते हुए, घंटी बजाते हुए, जोर जोर बजाते हुए, पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को चमकीले इशारों से बुलाते हुए, शरद आया फूलों को पार करते हुए, पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को चमकीले इशारों से बुलाते हुए और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उठ सके, पतंग ऊपर उठ सके। कितना ऊंचाई तक पतंग उड़ा दे, बच्चे की इच्छा होती है कैसे ही ऊंचाई प्राप्त करे। हर बच्चा इस प्रतिस्पर्धा में होता है कि हमारी पतंग ज्यादा ऊंची उठे, ज्यादा ऊंचाई प्राप्त करे। दुनिया की सबसे रंगीन और हल्की चीज उड़ सके, दुनिया का सबसे पतला कागज उड़ सके, बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके, कि शुरू हो सके चींटियों, किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया, ताकि बच्चे अपना जीवन उस तितली के माध्यम से, उस पतंग के माध्यम से ऊपर पहुंचा सकें। जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास। ये आप कपास देख सकते हैं, जन्म से कपास मुलायमियत का प्रतीक है। पृथ्वी घूमती हुई आती है
उनके बेचैन पैरों के पास, उनके बेचैन पैरों के पास। जब वे दौड़ते हैं वे शुद्ध छतों को भी नरम बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए जब वे पेंग भरते हुए चले आते हैं, डाल की तरह लचीले वेग से अक्सर छतों के खतरनाक किनारों तक उस समय गिरने से बचाता है। उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचित संगीत उन्हें थाम लेती है, महज एक धागे के सहारे। उन्हें थाम लेती है महज एक धागे के सहारे। पतंगों के साथ वे जुड़ रहे हैं अपने रंधों के सहारे, अपने रंधों के सहारे। अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं, तब तो और भी निडर होकर सुनहरे सूरज के सामने आते हैं उनके बेचैन परों के पास, उनके बेचैन परों के पास। तो इस प्रकार से बच्चों अब हम आते हैं सीधे कविता पर कि कविता कवि जो है किस भावना को यहाँ पर प्रकट किया है। एक एक करके आपको कविता का जो व्याख्या है यहाँ पर व्याख्या करते हैं कि कवि जो है इस पतंग के माध्यम से बाल सुलभ इच्छाओं को कैसे प्रकट किया है, किस प्रकार से बच्चों के मन में जो उल्लास होता है, उत्साह होता है, इस कविता में उसने आगे बढ़ाया है। तो सबसे तेज बौछारे गई भादों गया सवेरा हुआ। भादो महीना वर्षा ऋतु का अंतिम महीना होता है। भादो के बाद त्वार लगता है। हिंदी महीनों में भादो महीना वर्षा ऋतु का अंतिम महीना है। तो वर्षा ऋतु समाप्ति पर जब होता है तो धीरे धीरे आसमान क्लियर होने लगता है, साफ होने लगता है। सबसे तेज बौछारे गई भादों गया सवेरा हुआ। कभी कह रहा है ऐसा लग रहा है कि वर्षा ऋतु के समाप्त होने के बाद आसमान जो एकदम साफ हो गया है, तो नया सवेरा, नया ऋतु का आगमन हुआ, आगाज हुआ है। खरगोश की लाल आंखों जैसा सवेरा। आप यहाँ खरगोश देख सकते हैं कि खरगोश की आंखें लाल होती हैं। तो आसमान में जब सूर्य उगने के पहले आसमान एकदम लाल हो जाता है, क्योंकि वर्षा ऋतु में आसमान लाल होना दिखाई नहीं पड़ता है। कवि कह रहा है ऐसा लग रहा है शरद ऋतु का आगमन हो गया है। कैसे? जैसे खरगोश की आंखों जैसा। यहाँ पर कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार। कवि ने सुबह के वातावरण को कैसे प्रकट किया है? खरगोश की आंख जैसा। तो शरद ऋतु का आगाज हो रहा है। आगे देखिए, सबसे तेज बौछारे गई भादों गया सवेरा हुआ, खरगोश की आंख जैसा। शरद आया पुलों को पार करके। कल कह रहा है बिंब यहां बांध रहा है। हो गया क्या? हो गया, मेमोरी खत्म है। अच्छा, इतना ही ले सकता है। चलिए ठीक है। 10 मिनट का हुआ, ये 18 मिनट के आसपास।